ओके बच्चों, स्टार्टिंग द क्लास। ठीक है, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे थे। और आज मैं बेसिकली ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सबों पे को एक बार रिवाइज कराऊंगा और क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम लोग। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप एक तरीके से रिवीजन ही है एक तरीके से आपका। ओम्स लॉ भी बता चुका हूं। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है? तो मान लीजिए कि हमने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, हमने एक कंडक्टर लिया, मान लेते हैं कोई एल लेंथ का हमने कंडक्टर लिया। ठीक है, और हमने ए एरिया का, ए लेंथ और ए एरिया का कंडक्टर ले लिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि उसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया अभी। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, इस कंडक्टर में क्या होगा? एक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, एक करंट का फ्लो इसके थ्रू शुरू हो जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V is directly proportional to I in considering कि all the physical conditions remain constant। क्या है फिजिकल कंडीशन? तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि लेंथ कांस्टेंट रहे, लेंथ कांस्टेंट रहे, एरिया कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर जो रहे वो कांस्टेंट रहे। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, बशर्ते लेंथ, एरिया और टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमने ग्राफ बनाना है, एक बार देखना है कि ओम्स लॉ कैसे होता है। तो मान लेते हैं वोल्टेज V है और करंट क्या है? I है। तो इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी साथ साथ बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं कैसे? तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं, इसका नाम क्या होता है? आर। सबको पता है आर क्या होता है? आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नहीं, आरएचओ नहीं, रो नहीं, आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसके बारे में और बात करेंगे। इसका यूनिट होता है ओम। तेरे आर बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम आगे बात करते हैं कि चलिए, हमने इक्वेशन क्या निकाला? V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं स्लोप में निकालने जाऊं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्लोप ग्राफ से निकालने जाऊं, तो याद रखिएगा इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वो रेजिस्टेंस देता है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, स्लोप सबको पता है क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्लियर है क्या? याद रखिएगा कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है रेजिस्टेंस। क्या यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल सही है निहारिका। चेंज इन वोल्टेज का मतलब होता है V2 माइनस V1 बाई चेंज इन करंट कितना हो जाएगा? I2 माइनस I1। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पहले, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, कब? जब लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है R। तो V इक्वल टू कितना हो गया? I इंटू R। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली देखें तो स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स क्या? रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कुछ लिखना है तो जल्दी से लिख लो इसको यहाँ पे। ठीक, क्योंकि हम लोग हर चीज पढ़े हुए हैं पहले से, हम बस उसको एक रिविजिट कर रहे हैं हर चीज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सके। ठीक है, giving you 30 seconds time, just note it down, even you have written already। ठीक है, डन, वेरी गुड निहारिका। 30 seconds मोर, लिख लो बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों, अब हम थोड़ा ग्राफ के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ क्या होता है? तो बच्चों मैंने दो ग्राफ बनाए हैं। पहला ग्राफ जो है वो है VI कर्व। वो क्या है? VI कर्व। और दूसरा ग्राफ जो है वो क्या है? IV कर्व। ठीक, दोनों का फर्क समझते हैं। याद रखिएगा बच्चों, VI कर्व का जो स्लोप होता है
वो देता है रेजिस्टेंस, स्लोप होता है रेजिस्टेंस। और याद रखिएगा आईवी कर्व का जो स्लोप होता है वो देता है 1 by रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसका साफ मतलब है कि पहले वाले में अगर स्लोप ज्यादा होगा, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेकिन दूसरे वाले केस में अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो गया। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई क्या? वहां एक वीआई कर्व का मतलब होता है स्लोप का वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस के इक्वल है। लेकिन अगर आईवी कर्व होगा तो स्लोप क्या है? 1 by रेजिस्टेंस है। इज इट क्लियर? तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब मिला जुला के सोचना है कि स्लोप ज्यादा कम देखते कैसे है। तो याद रखना बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल वाला एंगल है, पहले एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी का स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। इसका साफ मतलब है कि पहले वाले केस में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1। लेकिन दूसरे वाले में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो उस हिसाब से स्लोप 1 का रेजिस्टेंस कम, 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R2। क्या ये बात सबको क्लियर है? वीआई कर्व में ज्यादा स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस, आईवी कर्व में कम स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वीआई कर्व बनाने को बनावा दे दे तो ज्यादा ज्यादा एंगल तो ज्यादा स्लोप तो ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर आईवी कर्व दे तो कम एंगल कम स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? क्योंकि समझना जरूरी है कि हम लोग इस पे अभी काफी सवाल करेंगे। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं यही ग्राफ पे और V इक्वल्स टू आई आर के कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। V इक्वल्स टू आई आर पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हो इसको। ठीक है, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लिख लें, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यारिका लिख ले, आई एम गिविंग यू टाइम, कोई जल्दी नहीं है। तब तक बाकी लोग एक काम करें, क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन दिख ही रहा है, क्वेश्चन करो सब लोग। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। पंखुड़ी गड़बड़ लग रहा है। दिव्यांशु वेरी गुड। पंखुड़ी आ गया, ठीक है, आपने लगता है छूट गया था आपका 0। नहीं रागिनी, गड़बड़ है। रागिनी गड़बड़ है। चेक करें एक बार। तरनजोत बिल्कुल नहीं, करिश्मा बिल्कुल ठीक है, फराज बिल्कुल सही है।
निहारिका ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, है ना, हटा देता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। आप लिख सकते हो सीधा सीधा, करंट का वैल्यू कितना है, 0.5 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू है 60 वोल्ट, तो R इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन I, कितना हो जाएगा 60 बाई 0.5, ये 0.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हटेगा तो कितना हो जाएगा 120 ओम। इज दिस क्लियर? लेट्स गेट अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। आई होप सब लोग अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित गड़बड़ हो रहा है, अंकित क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, कुछ तो ट्रिक दिया होगा, एक ही तरह का 2 क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, दूंगा भी तो कुछ तो परेशान कराऊंगा, इतना तो परेशान करूंगा ही। फराज गोइंग गुड, अभी तक हमारे पास, बिल्कुल सुमित, मिली एम्पियर है, वही ध्यान देना था। फराज का आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। फराज का आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। अगम्य अगम्य गड़बड़, तुम भी वही कर रहे हो, अगम्य कैलकुलेशन वाला, तुम मिली एम्पियर को नहीं देख रहे हो। दिव्यांशु गड़बड़ है, मिली एम्पियर को आप नहीं देख रहे हैं। पर नहीं, नहीं नहीं फराज तुम्हारा गलत है, शायद फराज आपका गलत है, फराज गलत है आपका। मुझे दिव्यांशु ठीक है, अगम्य ठीक है, रागिनी ठीक है, दिव्यांशु हाँ ठीक है आपका, अंकित ठीक है, अंकित ठीक है था आपका पहले। करिश्मा ठीक है, वेरी गुड। आपका वोल्टेज क्वेश्चन में है 1.5 वोल्ट और आपका करंट है 500 मिली एम्पियर। फराज देखो गलती हो गई, 0.5 एम्पियर भी कह सकते हैं इसको। तो अब R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I, कितना है 1.5 बाई 0.5। इज इट क्लियर? कितना हो गया, 3 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 3 ओम। ठीक है, मुझे लगता है आगामी आप देख लो एक बार, और फराज आप देख लो, आपने वो पावर के चक्कर में कहीं गड़बड़ हो गया, माइक्रो ले लिया आपने शायद उसको। ठीक है, लेट्स गेट टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नीचे वाला तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है। अगला एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, मैं पोल लॉन्च करूंगा इसके लिए, सब लोग सोच समझ के जवाब देंगे। अभी अभी बताया हूं, अभी अभी मैंने बताया है इस तरह का पॉइंट। अभी तक 5 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जिसमें 4 का सही है और 1 गलत, 6 में 4 आउट ऑफ 6 करेक्ट। और सिर्फ लिखते भी रहो, टेक योर टाइम इन राइटिंग एज वेल। We have got 9
11 responses till yet. Still 10 people remaining. 10 लोग अभी बचे हुए हैं. Respond quickly. नहीं सुमित, अभी तक 16-17 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. लास्ट 30 सेकंड बच्चों. मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं और आप लोग को आंसर दिखा रहा हूं. गौर से देखो, मेजॉरिटी लोगों ने बी ऑप्शन, 9 लोगों ने कहा है, और 7 ने कहा है सी ऑप्शन, 2 ने कहा है ए, और 3 ने और 0 ने कहा है डी. पहले तो ए का सवाल ही नहीं पैदा होता. ये तो बिल्कुल ही गलत है जिसने भी कहा है. अब आते हैं बी और सी पे आते हैं. बच्चों ये कर्व देखो कौन सा है. ये कर्व वी आई नहीं है, आई वी कर्व है. तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सबसे कम एंगल किसका है? R3 का. तो स्लोप सबसे कम किसका है? R3 का. तो सबसे ज्यादा कौन होगा? R3. सबसे ज्यादा होगा R3. क्लियर है? उसके बाद जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा R2, और उसके बाद जो सबसे कम होगा वो होगा R1. यानी सबसे कम होगा R1 और सबसे ज्यादा होगा R3. कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो. सी होगा क्या? मेजॉरिटी लोगों ने गलत बनाया है. इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समझे नहीं या ध्यान नहीं दिया. क्वेश्चन में बच के रहना. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर? आगे बढ़े. से यस, से यस और नो. इज इट क्लियर? जिन्होंने गलत किया उनका भी. ये वी आई कर्व होता तो बी ऑप्शन ठीक था, लेकिन ये आई वी कर्व है. यहाँ पे क्या होगा? सी. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ग्रेट. ओके. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. सब लोग सॉल्व करें इसको. फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं. टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करो. फिर तुम लोग जल्दबाजी करते हो और गलत होता है. दस लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक. मेजॉरिटी बीइंग करेक्ट. पंद्रह 17 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. एक्सेलेंट. आउट ऑफ विच मेजॉरिटी गोइंग करेक्ट वे. मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं बच्चों. देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या रहा. पोल का रिजल्ट बिल्कुल यूनिफॉर्म रहा. पोल का रिजल्ट ये था, यानी मेजॉरिटी लोगों ने, 17 लोगों ने कहा है इसका आंसर बी होगा. देखते हैं कैसे. तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इस ग्राफ में देखा होगा कि ये कुल मिला के 15 है और ये कुल मिला के 9 है. तो I इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन R.
कितना हो गया 9/15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना हो गया 3/5 ओम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इज इट करेक्ट? क्या सबको बी आ रहा है? समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब सब लोगों ने यही अप्रोच लगाया है मोस्टली, इसलिए सबका आंसर भी बिल्कुल सही गया है। वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, इसमें आप पावर निकालने से बच सकते हो। पावर मत निकालो, कोई जल्दी नहीं, जरूरी नहीं है। अब बाकी चीज तो निकालो, पावर छोड़ दो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, करंट मिली एम्पियर में है, ध्यान देना। सॉरी, ऑप्शन नहीं है इसमें। बिल्कुल सही है निहारिका, ऑप्शन नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड करना है सीधा। आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दोनों केस में बताना है। आपको दोनों केस में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। देखो, जल्दी। अगर मैंने एक का आंसर दिया है, अगर मैं देखते हैं बट गड़बड़ लग रहा है, चेक करते हैं। अगर मैंने पहले और दूसरे दोनों का आंसर दिया है। प्रीतम, क्यों क्यों डिजाइन के बना रहे हो? प्रीतम नाम दिख रहा है। प्रीतम, लगता है घर पे फोन करना पड़ेगा क्या? क्यों प्रीतम, कॉल करो घर पे? तुम्हें क्या लगा कुछ भी कर जाओगे पता नहीं चलेगा? लास्ट वार्निंग है प्रीतम। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में आपका जब वोल्टेज 20 मिली एम्पियर है, 20 वोल्ट है और करंट 20 मिली एम्पियर है, तो आपका फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट वाले का वोल्टेज आपका 20 वोल्ट है और करंट हमारा 20 मिली एम्पियर है, इंटू 10⁻³ तो इस केस में आर, ए रेजिस्टेंस ऑफ ए आ जाएगा V/I। कितना हो गया 20/20 इंटू 10⁻³ कैंसिल हो गया, और 10 कितना हो गया 3, यानी 1000 ओम। बिल्कुल सही है। अगम्य का आंसर सही है, दिव्यांशु का ठीक है, वोल्ट लिखा है दिव्यांशु यूनिट आपने, रागिनी का ठीक है, युवराज ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं सेकंड केस, अब हमारा वोल्टेज जो है वो है 16 और आपका करंट जो है वो है 5 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ अब आर बी इक्वल्स टू कितना होगा V/I, 16/5 इंटू 10⁻³
मिला के कितना हो जाएगा 16 इंटू 1000/5, ये आ रहा है 3200 ओम। बिल्कुल सही है निहारिका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितना आ रहा है 3200 ओम। क्लियर है? 3200 ओम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। लास्ट 15 सेकंड बच्चों देख लो एक बार क्या लिखना है। दोनों केसेस में हमने लिया और दोनों केसेस में चेक किया, रेजिस्टेंस निकाला R इक्वल्स टू सिंपली V अपॉन I। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? एक बार पूरा स्लाइड दिखाओ, चलो देख लो। दिव्यांशु ने बोला है कि सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज? देखो दिव्यांशु, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा हमेशा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। क्लियर है दिव्यांशु? याद रखिएगा वोल्टेज और करंट के चेंज होने से रेजिस्टेंस नहीं बदलता किसी मेटेरियल का। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस देखते हैं किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, देखते हैं। टॉपिक देखते हैं, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहला अगला टर्म आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियर है क्या होता है। इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय एनी कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करें तो लिखते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as hindrance provided by a conductor in the flow of current, in the flow of current। ठीक है, बिल्कुल युवराज, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बट कोशिश करो कि हर चीज सामने सामने लिखा करो, बिकॉज इससे आप अभी का पीरियड यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू होता क्या है? रेजिस्टेंस का वैल्यू हम भी जानते हैं, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I। अगर कोई पूछे इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? वोल्ट पर एम्पियर, और इसका एक और यूनिट होता है ओम। ओम मीटर नहीं निहारिका, सिर्फ ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? ओम। याद रखिएगा रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। क्लियर? हमेशा हम रेजिस्टेंस को ओम में शो करते हैं। अब सवाल उठता है कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला देख के आपके दिमाग में जाता है वोल्टेज और करंट, लेकिन नहीं। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है उस कंडक्टर के लेंथ पे। याद रखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? यानी रेजिस्टेंस दो कंडक्टर की दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है लेंथ, दूसरा है एरिया। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इससे क्या आया? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो आगे बात करते हैं पंखुड़ी, हम उसके लिए बात करते हैं हम लोग आगे। नेचर ऑफ मटेरियल कहां से आता है इस पे बात करते हैं। तो R इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको नाम देते हैं रो। ठीक है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वेयर रो इज, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम लोग? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या कह सकते हैं हम लोग
इसको कह सकते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर है? रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस बेसिकली दो बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड किया, एक है लेंथ और दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इन दोनों के फंडे से जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे। ठीक है, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, दो दो फैक्टर हो गए, एल और ए। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिसाब क्लियर है कि इन कंडक्टर्स as temperature increases resistance also increases। क्लियर है क्या? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे ही रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इन कंडक्टर्स, याद रखिएगा, सेमी कंडक्टर्स में रिवर्स होता है। सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स में, इन सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी आज के बाद दिमाग में रखना हो तो याद रखना है कि रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ एरिया और टेम्परेचर। कंगना ने एक सवाल पूछा कि सर सेमीकंडक्टर्स का वर्क क्या होता है। जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, ये सब चीजें सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसको लेके पूरी की पूरी एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी है। ठीक है, तो कोई भी चिप, जितने भी आप टीवी के चिप्स देखते हो, सारे के सारे जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। ठीक है, दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, दिव्यांशु ने पूछा सर एक एग्जांपल दे दीजिए सेमीकंडक्टर का। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो सिलिकॉन है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या हो सकता है, सिलिकॉन, और हो सकता है जर्मेनियम। क्लियर है? ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स के। इज इट क्लियर क्या? ठीक है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस आखिर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब इसी रेजिस्टेंस को जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे लिए एक नया टर्म आया। वो क्या आया? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो अभी तो हमने निकाला, आर इक्वल्स टू कितना होता है, रो एल पाई ए। क्लियर है? अब यहां से सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है कि आखिर ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, और दूसरा क्या है, इसका यूनिट क्या है। तो यूनिट तो क्लियर कट हम निकाल सकते हैं कि यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ठीक है, एक सवाल है दिव्यांशु को, इसका मतलब सारे मेटलॉइड सेमीकंडक्टर है? बिल्कुल नहीं दिव्यांशु, बिल्कुल सारे मेटलॉइड सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, उसमें सिलेक्टेड ही सेमीकंडक्टर्स कहेंगे हम। ठीक है, जितने भी कार्बन पीरियोडिक टेबल में, जितने भी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो 14 ग्रुप में आता है, वो सब का सब सेमीकंडक्टर है। क्लियर है? तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि R इक्वल्स टू होता है रो एल बाई एम। इसमें टर्म आया है रेजिस्टिविटी, या कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सवाल उठता है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रो की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या ये R इंटू ए बाई एल हो जाएगा क्या? आर इक्वल्स टू आर इंटू क्या हो जाएगा, ए बाई एल। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि आपका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और अगर लेंथ जो है वो अगर 1 मीटर हो जाए, क्लियर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर, तो क्या रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? तो इसी से डेफिनेशन बनता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और ये डेफिनेशन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम लोग, इट कैन बी डिफाइंड एज resistance of a conductor, resistance of a conductor
when length is 1 meter, when length is 1 meter and area is 1 meter square and area is 1 मीटर स्क्वायर, जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इस केस को हम लोग, इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। कब? जब लेंथ का वैल्यू 1 मीटर हो और एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो। इज इट क्लियर? क्या तो आपको समझ में आया कि R इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए। इसमें रो जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन इसका हमने निकाला है कि लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। इज इट क्लियर? इसका यूनिट होता है ओम मीटर। क्या यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस? गो अहेड एंड आस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस देखा था किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपने बोला था कि लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। अब सवाल उठता है कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे जो पहला है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। बच्चों एनसीईआरटी को जाके खोलो, एनसीईआरटी में ना हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। ठीक, आगे बात करते हैं हम टेम्परेचर की। ठीक है, याद रखिएगा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी साथ साथ इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी साथ साथ डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा? घटेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? क्या तो अब तक हम लोग समझ गए रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और अब हमने समझा कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे लिए काम है कि हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। देन ओनली वी कैन डू। एक सवाल पूछा है तो सारा मेटेरियल, नहीं नहीं सुमित, किसी का याद? अंकित अगर इसका फेयर है तो ठीक है। एक एक फराज ने एक सवाल पूछा है। ठीक है, एक कुछ सवाल आया है, मैं सवाल को पहले जवाब दे देता हूँ। ठीक है, पंखुड़ी ने पूछा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पंखुड़ी बताया मैंने कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, और रेजिस्टिविटी होता है वो स्पेसिफिक केस पे जब लेंथ का वैल्यू 1 मीटर हो और एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फराज ने पूछा है सर रो क्या होता है। देखो रेजिस्टिविटी के जो सिंबल है ये, इसी को हम लोग कहते हैं रो। इसको कहते हैं हम लोग RHO, रो। क्लियर है? आगे बात करते हैं अंकित। ठीक है, इसका फिर सुमित ने पूछा सर सारा मेटल का याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सुमित, किसी मेटल का याद नहीं रखना है, वो अपने आप आपको एग्जाम में दिया रहेगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन को पढ़े सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई दिस। निहारिका, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता, एक ही दोनों नाम है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही का नाम है, एक ही चीज को कहते हैं। बच्चों सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को। पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं।
अगर मैं बिल्कुल सही है, अंकित बिल्कुल सही है। नहीं दिव्यांशु, थोड़ा और एफर्ट लगाओ। ठीक है दिव्यांशु, सुमित ठीक है। तुम लोग बोल तो रहे हो, लेकिन तुम लोग पोल पे कुछ और आंसर रिप्लाई कर रहे हो। मोस्टली लोग एक आंसर बोल रहे हैं, पोल पे कुछ और डाल रहे हैं। अभी तक 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। नहीं नहीं हारिका, गड़बड़ है। 12। अभी तक 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। स्टिल 5 टू गो। रिस्पॉन्ड। दो केस है, केस 1 और केस 2। केस 2, पहले में लेंथ L है, दूसरे में लेंथ 2L है। एरिया A है, दूसरे का एरिया नहीं पता है। तीसरे में रेजिस्टेंस R है, इसमें भी रेजिस्टेंस R है। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाना है, रो L बाई A। और यहां कितना हो जाना है, R डैश इक्वल्स टू कितना हो जाना है, रो 2L बाई A डैश। अब हम जानते हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A इक्वल्स टू रो इंटू 2L बाई A डैश। सॉरी, L कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो गया। तो A डैश इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एरिया। मेजॉरिटी लोगों ने सही जवाब दिया है। करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है क्या? एक लास्ट सवाल आज के क्लास के लिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक। करेक्ट आंसर वुड बी, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 2A। ठीक है, मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन काफी लोगों ने गलत भी दिया है। काफी लोगों ने A कहा है, इसका मतलब है कि ठीक से कैलकुलेट नहीं हुआ। क्लियर है? आगे बढ़े। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे अभी। ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। पोल लॉन्च कर रहा हूं। अभी तक हमारे पास 10 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 13, जिसमें 11 लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया है। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, ये तो इजी सवाल था, ये तो बनना चाहिए था। चलो पोल को एंड करता हूं। मेजॉरिटी लोगों ने सी का है। रेजिस्टिविटी मेटेरियल पे चेंज करेगा, बिल्कुल सही है, इस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे भी चेंज करेगा, बोथ मटेरियल टेम्परेचर। शेप पे चेंज नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, सी। ठीक है, ओके बच्चों, चलो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करेंगे। हम लोग अगले दिन हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले दिन। तो चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स और ये सब कुछ आपको अपलोड हो जाएगा आपके ड्राइव पे तुरंत 5 मिनट के अंदर में। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।